हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉमर्स क्लासेस। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में लेक्चर नंबर 6 करेंगे। ठीक है, हम आज सबसे पहले देखते हैं बेसिक टर्म्स में स्टॉक को। ठीक है, स्टॉक का मतलब होता है जो भी हमारा गुड्स सोल्ड होने से रह गया है। ठीक है, जो भी गुड्स हमारा फाइनेंशियल ईयर में सेल होने से रह गया है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब मान लीजिए हमने अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल, मान लीजिए हमारा ईयर है 2019-20 है ना, तो हमने 1 अप्रैल 2019 से अपना बिजनेस शुरू किया होगा। 31 मार्च 2020 को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज्ड हुआ होगा। तो हमारा 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक जो गुड्स जिसका हम बिजनेस करते हैं वो गुड्स जितना अनसोल्ड रह गया होगा, यानी कि जो बिना बिका हुआ गुड्स होगा, उसको हम स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, या हम इसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं। और इन्वेंट्री या तो स्टॉक और या इन्वेंट्री। ठीक है, अब इसमें एक होता है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? अगर मान लिया जाए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाते हैं, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। ठीक है, अब हम अगर करंट ईयर में आते हैं, इसके बाद वाले ईयर में, तो वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस ईयर, हम इसको मान के चलते हैं। ये हम करंट ईयर जिसका हमें बनाना है उसको लेके चलते हैं, फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं ना। ये फाइनेंशियल ईयर का प्रीवियस ईयर हो गया, ये फाइनेंशियल ईयर होगा जिसमें हम बना रहे हैं। तो अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, जो यहाँ पर हमारा अनसोल्ड गुड्स बच गया होगा, मान लीजिए हमारा 20,000 का स्टॉक बच गया है। इस ईयर में हमने फाइनेंशियल अपना फाइनेंशियल बनाया। ठीक है, लास्ट में हमने देखा तो हमारे पास जो अनसोल्ड गुड्स था वो 20,000 का था। ठीक है, अब हम इसको इस 20,000 को नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे। कब? 1 अप्रैल 2020 को। तो इसके 1 अप्रैल 2019 को 31 मार्च 2019 को हमारे पास स्टॉक बचा था 20,000 का। ठीक है, हमने 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च तक अपने अकाउंट को बनाया, अकाउंट क्लोज किया हमने फाइनेंशियल ईयर में। तो हमारे पास जो लास्ट में स्टॉक बचा था वो 20,000 का। ठीक है, जो बच गया था उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि अगर हम 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक देखें, तो जो स्टॉक हमारे पास बच गया था लास्ट में सेल होने से, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। समझ में आया बच्चों? अगर हमने अपना फाइनेंशियल ईयर तैयार किया है 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास अनसोल्ड गुड्स बच गया होगा उसको हम कौन सा स्टॉक बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब ये अनसोल्ड गुड्स हमारे पास है, पहले से है। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बनाएंगे। कब? 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। अब हम इस ईयर में जो हमारा गुड्स अभी नहीं बिका है उसको नेक्स्ट ईयर में बेचेंगे। तो नेक्स्ट ईयर में ले जाने के लिए सबसे पहले इसको हम क्या बोलेंगे? जब नेक्स्ट ईयर में हम इसको ट्रांसफर करेंगे 1 अप्रैल 2019 को, तो हम इसको क्या बोलेंगे? फिर ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, जब 2019 31 मार्च 2019 को ये अनसोल्ड गुड्स जो हमारे पास बच गया था उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। फिर जब हम इसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे 1 अप्रैल 2019 को, तो हम इसको क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, या ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब बात आती है डेटर की। डेटर्स। ठीक है, इसमें ये बी साइलेंट होता है, डेप्टर नहीं बोलते इसको, डेटर बोलेंगे। ठीक है, इसमें बी साइलेंट होता है। डेटर का मतलब क्या होता है कि जिन लोगों को हमने गुड्स सेल किया होगा क्रेडिट में, ठीक है,
जिन लोगों को हमने अपना गुड्स, जब हम बिजनेस करते होंगे तो हम कैश में भी गुड्स सोल्ड करेंगे और क्रेडिट में भी गुड्स सोल्ड करेंगे। तो जिन लोगों को हमने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड कर रखा है, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, डेटर बोलेंगे। मान लिया जाए हमने क्या किया कि एक को गुड्स सोल्ड कर दिया 20,000 का, ठीक है, इसने अभी हमें पैसा नहीं दे रखा है, तो इससे ये कह रहा है कि मैं 4 मंथ के बाद आपको पैसा दूंगा। तो ये 20,000 जब हमें देगा, कब, 4 मंथ के बाद, तो ये 4 मंथ तक ए हमारा क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, क्योंकि हमें ए ने 20,000 पे करने हैं। मतलब जिनको हमने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड कर रखा है, ठीक है, यानी कि जिनको हमने गुड्स बेचा है किसमें, उधार में, ठीक है, वो हमें पैसा बाद में देंगे, भी पैसा नहीं दे रखा, ठीक है। तो जिन लोगों ने हमें पैसा देना है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेटर बोलेंगे, ठीक है। डेटर्स हो गया। उसके बाद बारी आती है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, तो डेटर का मतलब जिनसे पैसा हमने लेना है वो डेटर हो गए, और इसका अपोजिट क्रेडिटर, यानी कि जिनसे हमने गुड्स परचेज कर रखा है क्रेडिट में, ठीक है, जिनसे हमने गुड्स परचेज, यहां पर हमने गुड्स सोल्ड किया था क्रेडिट में, यहां पर हमने गुड्स परचेज किया है किसमें, क्रेडिट में। जिन लोगों से हमने गुड्स को परचेज किया होगा क्रेडिट में, उनको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स बोलेंगे, ठीक है। डेटर्स हो गया, हमारे पास स्टॉक हो गया था, उसमें हमने ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों पढ़ लिया है, डेटर पढ़ लिया है, क्रेडिटर पढ़ लिया है। अगली बारी आती है डिस्काउंटिंग, ठीक है। इस डिस्काउंट में 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है, सेकंड होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है कि ऐसा डिस्काउंट जिसका मेन मोटिव होता है कि कस्टमर को अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, कस्टमर को अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करना। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए एक 2 लीटर की पेप्सी की बोतल लेते हैं हम, उसमें लिखा रहता है कि 20% एक्स्ट्रा, ठीक है, और उसमें जो प्राइस दी होती है वो दी होती है, 20% एक्स्ट्रा ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20% एक्स्ट्रा लिखा होगा। अब अगर हम उसको कैश में खरीदें चाहे क्रेडिट में खरीदें, वो 20% एक्स्ट्रा हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि अगर हम उसको क्रेडिट में परचेज करेंगे तो 20% उसमें से कम कर देंगे, ठीक है। तो वो 20% ट्रेड डिस्काउंट ने दिखा तो रखा है, लेकिन उसको हम कहीं पर भी शो नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक। तो ये ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जिसका मेन मोटिव केवल कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का होता है, और हम इसको कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का मतलब ये हमें एक तो अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, दूसरा ये कैश डिस्काउंट हमें कब मिलेगा, या तो हम अपने बिलों का जो पेमेंट करते हैं वो कैश में करें तब हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, या हम ड्यू डेट के अंदर अंदर बिलों का पेमेंट कर देंगे तो उस कंडीशन में हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, समझना। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने अकाउंट्स में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे मान लिया आपने कोई भी गुड्स खरीदा 2 लाख रुपीज का, इसमें ये कह रखा है @10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे, 20,000 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 लाख में से 20,000 को डायरेक्टली माइनस कर देंगे, जो हम अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे हम 1,80,000 रिकॉर्ड करेंगे। अगर मान लीजिए यही चीज कैश डिस्काउंट में है, हमने 2 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया है और इसमें हमें 10% कैश डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ कैश डिस्काउंट कितना होगा हमारा 20,000, तो हम ये वाले 20,000 को भी रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में, ठीक है। यहां पर हम डायरेक्टली 1,80,000 से एंट्री करेंगे, ये ट्रेड डिस्काउंट को हम हटा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट केवल कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है और इसको हमें अपनी अकाउंट बुक में शो नहीं करना होता है, जबकि कैश डिस्काउंट को हम अपनी बुकों में शो कर देते हैं। ये इसलिए दिया जाता है या तो पेमेंट कैश में हो
या ड्यू डेट से पहले पहले बिल का पेमेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में हम इसको कैश डिस्काउंट बोलेंगे। ठीक है, इसमें डिस्काउंट में भी, कैश डिस्काउंट भी दो तरीके, कैश डिस्काउंट भी दो तरीके का है। इसमें हम एक डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं और एक डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड का मतलब जब हम गुड्स बेचेंगे तो हम किसी और को डिस्काउंट देंगे। ठीक है, समझ में आया? अगर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो बेचने पर हम डिस्काउंट देंगे, जब भी हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तो उस समय जो हम डिस्काउंट देंगे किसी और को, ठीक, कस्टमर को। ठीक है, किसी और का मतलब कस्टमर। जब हम क्या है, बिजनेस के ओनर हैं और हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं किसको, कस्टमर को, तो उस कंडीशन में जो हम कस्टमर को डिस्काउंट देंगे उसको हम डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे। ठीक है, और अगर किसी होलसेलर से हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम, जब हमें डिस्काउंट मिलेगा तो उसको हम डिस्काउंट रिसीव्ड बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो डिस्काउंट भी हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर, ठीक है, प्रोप्राइटर मीन्स जो भी बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, यानी कि जो अपने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर, यानी कि जो बिजनेस का मालिक होगा। ठीक है, जो बिजनेस का क्या होगा, ओनर या मालिक होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटर बोलते हैं। ठीक है, ये होगा प्रोप्राइटर। उसके बाद ये आता है वाउचर। वाउचर, ये भी अकाउंट में लैंग्वेज होगी, वाउचर। ठीक है, ये वाउचर एविडेंस होते हैं जब हम रिकॉर्ड करते हैं कोई चीज को, तो उससे पहले अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमने 10,000 रुपए का कैश में गुड्स बेचा है, तो क्या हमारे पास क्या एविडेंस कि हमने 10,000 का गुड्स कैश में बेचा है, तो उसके लिए हमारे पास कैश मेमो रखा होगा। हम अगर कहें कि हमने क्रेडिट परचेज की है 20,000 की, तो क्या एविडेंस कि हमने 20,000 की गुड्स परचेज कर रखी है, तो हमारे पास एविडेंस होगा कि 20,000 की गुड्स हमने किससे परचेज कर रखी है। तो जो भी हमारे पास बिल होते हैं एज एविडेंस, ठीक है, रिकॉर्ड करने से पहले जो हमारे पास हमने कोई भी गुड्स परचेज कर रखा है, सेल्स कर रखा है, उसके लिए जो भी हमारे पास पेपर होते हैं एज ए एविडेंस की तरह, ठीक है, जो भी बिल हमारे पास पड़े होंगे, सेल्स बुक, परचेज सेल्स बिल पड़े होंगे, परचेज के बिल पड़े होंगे, ठीक है, कैश मेमो पड़ा होगा, जो भी हमारे पास एविडेंस छोटे छोटे वाउचर पड़े होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या वाउचर, इसको हम एविडेंस की तरह यूज भी करते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी में ये वाउचर हो गया हमारा। उसके बाद बात आती है बैड डेट्स की। बैड डेट्स, ठीक है, बैड डेट्स का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमने किसी को गुड्स सोल्ड किया, ठीक है, क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया है। अब डेटर ने हमें मान लिया जाए जो हमारे टोटल डेटर है 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर के, वो डेटर है 60,000 के। ठीक है, तो इसमें से कुछ डेटर ऐसे हैं जो या तो जो हमें पैसा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो 1 फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है कि जिन्होंने हमें गुड्स क्रेडिट में हमसे परचेज किया, वो मान लीजिए वो शहर ही छोड़ के चलेंगे, तो उनसे पैसा कहां से लेंगे, जो पैसा डूब गया है बिजनेस में। ठीक है, कुल मिला के जो पैसा हमारा बिजनेस में डूब जाता है, कहां से डूब जाएगा, जो हमने डेटर से लेना था, अगर वो डेटर हमें पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, जो भी पैसा हमने डेटर से लेना था, अगर उसमें से कुछ पैसा हमें नहीं मिलता है, अगर वो पैसा डूब जाता है, नहीं मिल, बैड डेट्स का मतलब पैसे का डूब जाना है, इसको डूबा देना भी बोलते हैं। जो पैसा हमने दूसरों से लेना है, अगर वो पैसा, उसमें से कुछ पैसा हमें नहीं मिलता है, तो उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। ठीक है, बैड डेट्स हो गया। फिर उसके बाद बारी आती है इंसॉल्वेंट।
इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? अगर किसी पर्सन की, किसी फर्म की या किसी कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो एसेट से बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि उसने जो लोगों को पैसा देना है, लोगों को या किसी अदर फर्म को या बैंक को, जो भी उसने पैसा देना है वो ज्यादा है उसकी एसेट से। मान लो किसी पर्सन की यानी कि किसी व्यक्ति की जो टोटल एसेट्स है, सारी संपत्तियां जोड़ के उसका अमाउंट, सारी एसेट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो उस कंडीशन में उसकी एसेट्स मानी जाए 5 लाख रुपीज की हो रही है, और उसकी लायबिलिटी का मतलब जो उसने पैसा दूसरों को देना है वो 8 लाख रुपीज है। उसने उसके पास टोटल सारी संपत्तियां जोड़ के, उसकी फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी सब कुछ जोड़ जाड़ के, कैश जोड़ के उसके पास 5 लाख रुपीज है, और उसने जो पेमेंट करना है वो 8 लाख का करना है ना। तो इस कंडीशन में अब वो सबका पेमेंट तो कर नहीं सकता है, ठीक है, तो फिर वो उस कंडीशन में कोर्ट जाएगा, कोर्ट में जाके अपने पेपर शो करता है कि हाँ मैं सबका पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, मेरी टोटल एसेट्स इतनी है, मेरी लायबिलिटी इतनी है, तो उस कंडीशन में उसको कोर्ट क्या करता है, फिर इंसॉल्वेंट करा देता है, ठीक है। इंसॉल्वेंट कराने के बाद जो भी उसकी एसेट्स होती है उसको बेच दिया जाता है, उसमें से जो भी पैसा मिलेगा, जो उसने अपने डेटरों को पैसा देना है, ठीक है, जो भी उसके क्रेडिटर है जिनको उन्हें पेमेंट करना है, उनको उसमें से कुछ हिस्सा पेमेंट किया जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि जहां पर किसी पर्सन की लायबिलिटी बढ़ जाती है उसकी असेट से, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।